जून 1987 लाहौर सुबह का टाइम था। एक आदमी मस्जिद से नमाज पढ़कर निकला। वो अपने घर की तरफ चलने लगा कि तभी पीछे से दो आदमी आए। उन्होंने पाकिस्तानी रेंजर्स की वर्दी पहन रखी थी। उन्होंने उस आदमी को रोका और पूछा, सर आप लंदन वाले अब्दुल खान है ना? जैसे ही उस आदमी ने हाँ कहा, दोनों ने तुरंत पिस्टल निकाली और उस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। कुछ ही सेकंड में वो आदमी वहीं जमीन पर गिर गया और उसकी मौत हो गई। वो दोनों रेंजर्स रो के दो अननोन गनमैन थे और उन्होंने जिसको मारा था वो था आईएसआई का सबसे बड़ा टेररिस्ट। यह भारत का एक सीक्रेट मिशन था जिसका नाम था ऑपरेशन हॉर्नेट। 4 नवंबर 1984 पेरिस, फ्रांस। पेरिस के एक छोटे से कैफे में टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। एंकर बता रहा था कि फ्रांस के प्रधानमंत्री लॉरेंस फेबियस इंदिरा गांधी की हत्या के बाद अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए भारत जा रहे हैं। कैफे में बैठे लोग चुपचाप यह न्यूज देख रहे थे, लेकिन एक कोने में बैठा आदमी टीवी की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था। उस आदमी के सामने कुछ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स खुले हुए थे और यह कोई आम शख्स नहीं था। यह था रॉ का अंडरकवर एजेंट संजीव जिंदल। कुछ दिन पहले जिंदल लंदन में एक ब्रिटिश ऑफिसर से मिला था, क्लार्क से। क्लार्क लंदन का इमिग्रेशन ऑफिस में काम करता था और उसका काम था ब्रिटेन में बैठकर इंडिया के खिलाफ काम कर रहे लोगों की इंफॉर्मेशन निकालकर जिंदल तक पहुंचाना। क्लार्क की आखिरी रिपोर्ट एक नाम पर सेंटर्ड थी। अब्दुल खान एक पाकिस्तानी हैंडलर था जो लंदन में बैठकर भारत के अंदर टेरर नेटवर्क्स को चला रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक अब्दुल खान इंडिया से आए खालिस्तानीज को आईएसआई के सीनियर ऑफिसर से डायरेक्टली कनेक्ट करवाता था और ये सारी मीटिंग अक्सर उसके घर पर होती थी। और ठीक इस मीटिंग के बाद हर बार एक पंजाब में नया अटैक होता था। रिपोर्ट में एक और नाम बार बार सामने आ रहा था, BN संधू का। इंडिया से आया हुआ एक खालिस्तानी ऑपरेटिव जो लगातार आईएसआई के कांटेक्ट में था। कैफे में बैठकर जब जिंदल ने यह रिपोर्ट पढ़ी तो उसका खून खोल उठा। वो लगातार दिल्ली हेडक्वार्टर्स को ये इंटेलिजेंस भेज रहा था, लेकिन वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। उस वक्त राजीव गांधी भारत के नए प्रधानमंत्री बन चुके थे। दिसंबर 1984 दिल्ली रॉ हेडक्वार्टर में सीनियर ऑफिसर अनुज भारद्वाज जिंदल के भेजे हुए अब्दुल खान से जुड़े कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट पढ़ रहे थे। रिपोर्ट पढ़कर खत्म होते ही भारद्वाज ने बिना वक्त गवाए एक ऑर्डर दिया, एजेंट जिंदल को तुरंत दिल्ली बुलाया जाए। कुछ दिन के बाद जिंदल दिल्ली पहुंच चुका था। रॉ हेडक्वार्टर्स के एक सिक्योर रूम में उसकी मुलाकात अनुज भारद्वाज से होती है। भारद्वाज सीधा सवाल पूछते हैं, जिंदल तुम्हारा प्लान क्या है? और जिंदल बिना झिझक जवाब देते हैं, सर हमें किसी भी कीमत पर BN संधू को पकड़ना होगा। पाकिस्तानी और आईएसआई उसके साथ मिलकर भारत में कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं। भारद्वाज पूछते हैं, तुम श्योर हो? जिंदल कहते हैं, यस सर। आईएसआई चीफ अख्तर अब्दुल रहमान खुद संधू को सुपरवाइज कर रहा है। भारद्वाज फिर पूछते हैं कि बताओ प्लान क्या है? जिंदल सारा प्लान भारद्वाज को बता देते हैं। अनुज भारद्वाज इस ऑपरेशन को ग्रीन सिग्नल दे देते हैं और इसी पल एक नया मिशन जन्म लेता है और इस मिशन का नाम रखा जाता है ऑपरेशन हॉर्नेट। कुछ ही हफ्तों के बाद जिंदल लंदन पहुंच जाता है। एक बिल्डिंग के अंदर पार्किंग लॉट में उसकी मुलाकात होती है एक आदमी से, एजेंट मोहन। मोहन को खुद अनुज भारद्वाज ने ट्रेन किया था और वह पहले भी कई हाई रिस्क से सक्सेसफुल ऑपरेशन का हिस्सा रह चुका था। ऑपरेशन हॉर्नेट को 2 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला इंटेलिजेंस कलेक्शन, इसकी जिम्मेदारी थी क्लार्क और एजेंट मोहन के पास। और दूसरा कोवर्ट ऑपरेशन, इस पूरे केस को सुपरवाइज करने का जिम्मा दिया था एजेंट संजीव जिंदल को। 2 साल पहले 1983 वीना, ऑस्ट्रिया। उस वक्त जिंदल वेना शहर में एक्टिव थे। इस फेज में उसका कोड नेम कुछ और था। वेना में रहकर काम करते हुए जिंदल ने एक नाम आइडेंटिफाई किया, आसिफ खान, एक पाकिस्तानी जो ऑस्ट्रिया में रहकर भारत के खिलाफ आतंकवादी एक्टिविटीज को फाइनेंस कर रहा था। अब यहाँ पर उसका डायरेक्ट अरेस्ट होना पॉसिबल नहीं था, इसलिए जिंदल ने एक साइलेंट एलिमिनेशन प्लान बनाया। प्लान की सेंटर थी रॉ की एक एजेंट सोफी। जिंदल ने सोफी को पर्सनली बहुत अच्छे से ट्रेन किया, सेल्फ डिफेंस, सर्विलेंस, मैनिपुलेशन, सब कुछ। सोफी लगातार उस बार में जाने लगी थी जहाँ पर आसिफ खान आया करता था। जिंदल को यह बात पहले ही पता थी कि आसिफ औरतों और शराब का बहुत बड़ा शौकीन था। और फिर एक रात आसिफ की नजर बार के कोने में बैठे अकेली बेहद खूबसूरत सोफी पर पड़ी। वो उसके पास आकर बैठ गया। पहले कैजुअल बातचीत हुई, फिर हंसी और फिर ड्रिंक्स। काफी रात हो गई थी। आसिफ ने सोफी को घर पर ड्रॉप करने का ऑफर दिया। दोनों कार में बैठे और बातचीत और ज्यादा क्लोज होती गई। तो सोफी मुस्कुराते हुए कहती है, गाड़ी में सब कुछ नहीं कर सकते, कहीं और चलते हैं ना। आसिफ उसे अपने घर ले जाता है। घर पहुंचकर आसिफ किचन में जाता है और खाना बनाने लगता है और सोफी ड्रिंक्स प्रिपेयर करती है और दोनों साथ साथ खाना खाते हैं, फिर ड्रिंक्स लेते हैं और रात वहीं गुजर जाती है। और फिर सुबह 6 बजे सोफी नींद से उठती है तो सबसे पहले वो आसिफ की नब्ज चेक करती है। नब्ज नहीं चल रही थी, आसिफ खान मर चुका था। और सोफी बिना पैनिक के पूरी ट्रेनिंग के साथ सारे सबूत साफ करती है और घर से निकल जाती है। मिशन कंप्लीट हो जाता है। जिंदल का प्लान वहीं पर ही सक्सेसफुल हो जाता है और यह ऑपरेशन दिल्ली की परमिशन के बिना नहीं किया गया था। अगर यह बात हेडक्वार्टर तक पहुंच जाती तो जिंदल को फील्ड से हटा दिया जाता। इसलिए जिंदल एक और कठोर फैसला लेता है। वो रातों रात सोफी के सारे लिंक्स तोड़ देता है। बिना बताए एक नई आइडेंटिटी के साथ ऑस्ट्रिया छोड़ देता है।
प्रेजेंट टाइम 1985 ऑस्ट्रिया। एक कैफे में जिंदल शांत बैठा हुआ था। उसकी नजर बार बार गेट पर जा रही थी। 2 साल के बाद वो अपनी पुरानी इन्फॉर्मर सोफी से मिलने वाला था। थोड़ी देर के बाद सोफी कैफे में एंटर करती है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। वो सीधा जिंदल से कहती है, तुम कहाँ थे? अचानक कहाँ गायब हो गए? तुमने सिर्फ एक रिस्की ऑपरेशन के लिए मेरा इस्तेमाल किया। मुझे समझ नहीं आ रहा था तुम मेरे दोस्त हो या दुश्मन। जिंदल कुछ नहीं बोलता है, वो चुप रहता है, क्योंकि मिशन के बाद एसेट को इमोशनली कट ऑफ करना भी जॉब का ही हिस्सा था। कुछ पल के बाद सोफी शांत होती है और कहती है, मैं जानती हूँ यह तुम्हारे काम का हिस्सा है, छोड़ो अब पहले काम की बात करते हैं। तो जिंदल सीधा सवाल करता है कि क्या तुम हरप्रीत आहूजा को जानती हो? तो सोफी थोड़ा सोचकर कहती है, हाँ, वो हमारे एनजीओ में काम करता था, लेकिन अब नहीं। जिंदल टेबल के नीचे से एक लिफाफा निकालता है। उसके अंदर $10,000 होते हैं। वो कहता है कि किसी भी तरीके से इस आदमी का पता लगाना। सोफी लिफाफा उठाती है, बस इतना कहती है कि तुम्हारा काम हो जाएगा, और कैफे से चली जाती है। दरअसल हरप्रीत आहूजा भारत का एक सिख युवक था। ऑस्ट्रिया आने से पहले वो कैलिफोर्निया में रह रहा था, जहां वो एक बिजनेसमैन अवतार सेठी के यहाँ काम करता था। अवतार सेठी वो था जो बीएन संधू के सारे नेटवर्क को फाइनेंस करता था। हरप्रीत ने लगभग 1 साल तक सेठी के साथ काम किया। फिर एक दिन अचानक हरप्रीत कैलिफोर्निया से गायब हो गया। उसी दिन से एजेंट जिंदल हरप्रीत आहूजा को ट्रैक कर रहा था। जिंदल वापस पेरिस आ जाता है। वहीं से वो एजेंट मोहन को कॉल करता है। मोहन उसे एक बड़ी अपडेट देता है। वो बताता है कि उन्होंने अब्दुल खान के घर पर काम करने वाली माली तारिक सिद्दीकी को पैसे का लालच देकर अपना एजेंट बना लिया है। वो तारिक सिद्दीकी अब मोहन को हर छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन देने लगा था और अब्दुल खान के घर पर आ रहा था। कौन अब्दुल खान के घर पे आ रहा है, कौन सी गाड़ी आ रही है, गाड़ी का नंबर क्या है, सब कुछ। इन लोगों में सिर्फ टेररिस्ट ही नहीं थे, आईएसआई ऑफिसर्स, पाकिस्तानी आर्मी के लोग और खालिस्तानी ऑपरेटिव्स तक शामिल थे। इन्फॉर्मेशन के मुताबिक बीएन संधू लगातार अब्दुल खान के घर जाता था और अक्सर उसके साथ एक और इंडियन होता था, हरबख्श सिंह। और सबसे इम्पोर्टेंट बात थी, संधू और हरबख्श अगले महीने फरवरी में इस्लामाबाद जाने वाले थे। यह एक गेम चेंजिंग इंटेलिजेंस थी। जिंदल मोहन से कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। कोशिश करो तारिक से ये भी करवाओ कि जो लोग अब्दुल खान के घर आते हैं उनकी फोटो किसी तरह निकलवा लो। मोहन कोशिश करता है, लेकिन तारिक मना कर देता है। फोटोज लेना मतलब सीधे मौत को दावत। लेकिन थोड़े और पैसों के बदले तारिक एक और चीज पर हाँ कह देता है। वह अब्दुल खान के घर आने वाली सारी चिट्ठियां और लिफाफे मोहन तक पहुँचाने का वादा करता है। ज्यादातर लेटर्स नॉर्मल इन्विटेशंस होते हैं, लेकिन एक लिफाफे के अंदर था अब्दुल खान के बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट से क्लियर हो जाता है कि पिछले काफी महीनों से अब्दुल खान हर महीने बीएन संधू और हरबख्श सिंह को पैसे ट्रांसफर करता था। प्लान ए तो काम कर चुका था, अब बारी थी प्लान बी की। 1985 लंदन इमिग्रेशन ऑफिस के रिसेप्शन एरिया में एक आदमी नर्वस सा खड़ा था। उसका नाम था अमरजीत सिंह, हरबख्श सिंह का चचेरा भाई। वो भी एक खालिस्तानी था। अमरजीत काउंटर तक पहुंचा, उससे पहले ही एक आदमी उसके पास आ जाता है। यह था क्लार्क ली। पिछले कई दिनों से क्लार्क की नजर अमरजीत पर थी और मैं जानता था कि आज अमरजीत यहाँ पर आने वाला है। तो क्लार्क कैजुअली पूछता है, क्या बात है सर, काफी परेशान लग रहे हो, क्या मैं मदद कर सकता हूँ आपकी? मैं यही काम करता हूँ। तो अमरजीत थोड़ा हिचकिचाता है। फिर वो कहता है कि सर, मैं कब से असाइलम के लिए आ रहा हूँ, लेकिन कोई मेरी बात सुन नहीं रहा। तो क्लार्क उसे अपने ऑफिस में ले जाता है। जैसे ही दरवाजा बंद होता है, मोहन अमरजीत की गर्दन पकड़ लेता है और गुस्से से कहता है कि तू भारत में 4 पुलिस वालों को मारकर यहाँ आया है और एप्लीकेशन में लिख रहा है कि तुझे इंडियन गवर्नमेंट से प्रोटेक्शन चाहिए। अमरजीत बुरी तरह कांप जाता है। क्लर्क तुरंत मोहन को ऑफिस से बाहर भेज देता है। फिर वह अमरजीत के सामने बैठकर शांत आवाज में कहता है, देखो ये इंडियंस बहुत गुस्से में है, अगर वो चाहे तो तुम्हें अभी के अभी यहाँ मार सकता है, लेकिन अगर तुम हरबख्श सिंह के खिलाफ हमारी मदद करो तो मैं भी तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अमरजीत की आवाज कांप रही होती है। वो बुरी तरह डरा हुआ था। वो धीरे से कहता है, सर, मेरी पूरी फैमिली पंजाब में है, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, मैं बस उन्हें यहाँ लाकर एक सेफ जिंदगी और अच्छी एजुकेशन देना चाहता हूँ। क्लार्क कहता है, मैं हेल्प करूंगा तुम्हारी, लेकिन पहले मुझे हरबख्श के बारे में सब कुछ बताओ। तो अमरजीत कहता है, सर, पाकिस्तान से लौटने के बाद हरबख्श पूरी तरह बदल गया है। उसके घर पर लगातार पाकिस्तानी आते रहते हैं, बस मुझे ये नहीं पता कि उनके बीच क्या बात होती है। सर, हरबख्श की बातों में आकर मैं इन सब में फंस गया, मुझे खालिस्तानी बनना नहीं था। तो क्लार्क सीधा सवाल करता है कि फिर तुम उसे रोकते क्यों नहीं? अगर मैं पाकिस्तानियों से मिल रहा है तो इसका मतलब साफ है कि मैं भारत के खिलाफ कुछ प्लान कर रहा है। तो अमरजीत रोती हुई आवाज में कहता है कि सर, मेरी हालत देखिए, मैं बस पैसे के लिए उसके साथ हूँ, पैसे वही देता है। यहाँ क्लार्क थोड़ी देर सोचता है और फिर कहता है कि मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा, बस एक काम करो, यह पता लगाओ कि हरबख्श और पाकिस्तानियों के बीच क्या बात होती है। क्लार्क उसे कुछ पैसे देकर वहां से भेज देता है। उधर पेरिस में एजेंट जिंदल मोहन और क्लार्क के काम से बड़ा खुश हुआ था, लेकिन एक बात उसे परेशान कर रही थी। सोफी से उसे मिले हुए लगभग 3 हफ्ते बीत चुके थे, लेकिन अभी तक सोफी की तरफ से कोई खबर नहीं आई थी। अप्रैल 1985 अचानक जिंदल के फोन में एक कॉल आती है। कॉल सोफी का था। वो सीधे कहती है, तुम्हें ऑस्ट्रिया आना होगा, मुझे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट मिला है। 6 अप्रैल 1985 जिंदल ऑस्ट्रिया पहुंचता है।
एक कैफे में उसकी और सोफी की मुलाकात होती है। सोफी कहती है, जनवरी में तुमसे मिलने के बाद मैंने हरप्रीत आहूजा को ट्रैक करना शुरू किया। ट्रैक करते करते सोफी इस ब्रक शहर के एक रेस्टोरेंट तक पहुंची थी। वहीं हरप्रीत मैनेजर के रूप में काम कर रहा था। उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब थी। सोफी ने यह मौका देखकर उसे कहा, एक इंडियन बिजनेसमैन है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता है, वह तुम्हारी मदद कर सकता है। हरप्रीत तुरंत इंटरेस्ट दिखाता है और उस बिजनेसमैन से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। यह सारी बातें सुनते ही जिंदल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। 7 अप्रैल 1985 इस वक्त एक कैफे में सोफी और जिंदल हरप्रीत आहूजा से मिलते हैं। जिंदल सीधा सवाल करता है, तुमने कैलिफोर्निया क्यों छोड़ा, बताओ। तो हरप्रीत कहता है, मेरी लाइफ वहाँ अच्छी नहीं चल रही थी। जिसके साथ मैं काम करता था, अवतार सेठी, उसके साथ जो लोग उठते बैठते थे वह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे। वो ISI और खालिस्तानी टेररिस्ट थे। अवतार सेठी एक गद्दार है। वो BN संधू के साथ मिलकर भारत में आतंक फैलाने का काम करता है। और उस पल जिंदल को पूरा यकीन हो जाता है कि हरप्रीत एक सच्चा देशभक्त है। इसलिए जिंदल एक बड़ा कदम उठाता है। वो सच बता देता है कि मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ, मैं रो का एक एजेंट हूँ। और यह सुनते ही हरप्रीत बिल्कुल हैरान हो जाता। तो जिंदल शांत आवाज में कहता है, देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ काम करो। वो काफी देर तक सोचता है और फिर सिर हिला देता है, मैं तैयार हूँ। उधर लंदन में क्लार्क और मोहन का काम लगातार रिजल्ट दे रहा था। तारिक सिद्दीकी पहले से ही सॉलिड खबरें दे रहा था, लेकिन अब अमरजीत ने भी हरबख्श सिंह के बारे में काफी गहरी इंफॉर्मेशन भेजनी शुरू कर दी थी। और अब था एक्शन का टाइम। अगस्त 1985 कंफर्म इंफॉर्मेशन मिलती है, हरबख्श सिंह एक बार फिर इस्लामाबाद गया हुआ था। एक दिन हरबख्श इस्लामाबाद के पास N5 पाकिस्तान नेशनल हाईवे पे गाड़ी चला रहा होता है, पर तभी अचानक रॉन्ग साइड से आती है एक हेवी ट्रक, सीधे हरबख्श की कार से टक्कर हो जाती है। उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि कार तुरंत आग पकड़ लेती है। हरबख्श सिंह उस जलती हुई कार के अंदर जिंदा जलकर मर जाता है। रो ने भारत के खिलाफ काम कर रहे एक और देशद्रोही को खामोशी से हटा दिया था और लिस्ट में 3 नाम बचे थे, अब्दुल खान, BN संधू और अवतार सेठी। 12 अक्टूबर 1985 कैलिफोर्निया। हरप्रीत आहूजा और सोफी एक नॉर्मल कपल बनकर कैलिफोर्निया पहुंचते हैं। हरप्रीत अपने पुराने दोस्त पूरन सिंह से मिलता है, जो अवतार सेठी का ड्राइवर था। पूरन बताता है कि आजकल सेठी काफी टेंशन में है। इंडिया में टेररिस्ट तक पैसे नहीं पहुंचा पा रहे। पहले सेठी बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कन्फर्म इंटरनेशनल बैंक BCCI के द्वारा पैसे ट्रांसफर करता था और इस बैंक का फाउंडर था पाकिस्तानी। दुनिया भर के टेररिस्ट, स्मगलर्स और ड्रग लोडर्स इसी बैंक के जरिए अपना ब्लैक मनी वाइट करते थे। अब यह बैंक अमेरिकन एजेंसी के रडार पे आ चुका था। अब इसीलिए सेठी BCCI बैंक का यूज नहीं कर पा रहा था। कुछ दिनों के बाद आहूजा अवतार सेठी से उसके ऑफिस में मिलता है। मीटिंग में आहूजा सेठी को भरोसे में ले लेता है और कहता है कि ऑस्ट्रिया में मेरे स्ट्रॉन्ग कॉन्टेक्ट्स हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नाम पर मैं तुम्हारी आतंकी फाइनेंसिंग में मदद कर सकता हूँ। सेठी एक बार फिर हरप्रीत आहूजा को अपनी कंपनी में जॉब दे देता है। अगले 4 महीने आहूजा और सोफी सेठी के पूरे फाइनेंशियल नेटवर्क, कॉन्टेक्ट रूट्स और ISI कनेक्शन की डिटेल बाय डिटेल इंटेलिजेंस इकट्ठा करते रहते हैं। फरवरी 1986 जिंदल उन्हें कॉल कर कैलिफोर्निया छोड़ने को कहता है। आहूजा और सोफी छुट्टी का बहाना बनाकर वहां से निकल जाते हैं। मार्च 1986 कैलिफोर्निया। अवतार सेठी अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा होता है। तभी उसकी सेक्रेटरी आकर उससे कहती है, सर, इंडियन एम्बेसी से आपसे कोई मिलने आया है। सेठी चौंक जाता है। डिप्लोमेट्स का आना जाना उसके लिए नया नहीं था, क्योंकि अब तक जो भी लोग आते थे वो पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स होते थे, पर इंडियन डिप्लोमेट्स यहाँ पर पहली बार आया था। सेठी कहता है, भेजो अंदर। अंदर जाता है। एक आदमी रंजन गुप्ता इंडियन एम्बेसी से था। सीधा बोलता है, मिस्टर सेठी, हमें आपके और BN संधू के बारे में सब पता है। हमें यह भी पता है कि आप ISI और अब्दुल खान के लिए काम करते हो। तो सेठी एक्टिंग करता है कि अरे ये आप क्या कह रहे हो, मैं एक ईमानदार बिजनेसमैन हूँ। रंजन गुप्ता कोई बहस नहीं करता। वह एक फाइल उठाकर सीधा सेठी के टेबल पर पटक देता है। फाइल के अंदर बैंक के रिकॉर्ड्स होते हैं, संधू और अब्दुल खान के साथ सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के साथ सॉलिड प्रूफ। और यह देखकर अवतार सेठी का चेहरा उतर जाता है। रंजन गुप्ता ने सेठी की आंखों में सीधा देखकर कहा, मिस्टर सेठी, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो अब सच सच बता दो। यह सुनकर अवतार सेठी पूरी तरह टूट जाता है। उसकी सारी एक्टिंग खत्म हो जाती है। वो रोते हुए अब्दुल खान और BN संधू के पूरे नेटवर्क का सच उगल देता है। इसके बाद रंजन गुप्ता सेठी को कैलिफोर्निया के ही एक सेफ हाउस में शिफ्ट कर देता है। वहाँ पर पहले से मौजूद होता है एजेंट मोहन। सेफ हाउस के अंदर लगातार 6 घंटे पूछताछ चलता है। सेठी एक एक करके उन सब ISI ऑफिसर्स का नाम बता देता है जो अब्दुल खान और संधू के साथ मिले हुए हैं। उसके बाद सेठी को पेरिस ले जाया जाता है। यहाँ अनुज भारद्वाज और संजीव जिंदल खुद 2 दिन तक उससे इंट्रोगेशन करते हैं। सेठी बताता है कि लंदन में पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर ISI के 6 ऑफिसर्स एक्टिव हैं। बस यही नहीं, सेठी 27 ऐसे लोगों के नाम बताता है जो भारत के अंदर रहकर अब्दुल खान और संधू के लिए काम करते हैं। तो जिंदल सेठी को आखिरी काम देता है, ISI की अगली चाल का पता लगाओ। सेठी बिना हिचकिचाए हाँ कह देता है।
और कुछ दिनों के बाद वो 27 नामों की लिस्ट सीधे उस वक्त के गृह मंत्री पीवी नरसिम्हा राव तक पहुंच जाती है और इसके बाद शुरू होता है एक साइलेंट क्लीन अप। कोवर्ट ऑपरेशन के जरिए 27 में से 18 लोगों को एलिमिनेट कर दिया जाता है। जुलाई 1986 पेरिस। अवतार सेठी जिंदल को एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजता है। रिकॉर्डिंग में आईएसआई का एक ऑफिसर भारत पर बड़े हमले की बात कर रहा होता है। जिंदल सारे डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्डिंग और फाइनेंशियल प्रूफ ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने पेश करता है। रिजल्ट तुरंत आ जाता है। ब्रिटिश सरकार पाकिस्तान एम्बेसी में मौजूद इंडिया के खिलाफ काम कर रहे आईएसआई एजेंट को यूके से तुरंत डिपोर्ट करने का ऑर्डर दे देती है और इस मामले पर पीएम राजीव गांधी खुद ब्रिटिश पीएम मार्क थेचर से फोन पे बात करते हैं। थेचर प्रॉमिस करती है कि बीएन संधू के खिलाफ एक्शन होगा। नवंबर 1986 लंदन। बीएन संधू अपने घर में मौजूद होता है जब अचानक लंदन पुलिस वहां पर पहुंच जाती है। संधू को अरेस्ट कर लिया जाता है। उसके साथ उसके 5 सबसे करीबी साथी भी पकड़े जाते हैं। लंदन में आईएसआई का पूरा नेटवर्क हिल जाता है, लेकिन अब्दुल खान अभी भी खुला घूम रहा था। उसको लग रहा था कि रो का असली टारगेट संधू था, वो नहीं, इसलिए वहाँ बिल्कुल टेंशन फ्री घूम रहा था। जून 1987 लाहौर। अब्दुल खान अपने होम टाउन लाहौर आया हुआ था। एक सुबह नमाज पढ़कर जब वो मस्जिद से घर की तरफ जा रहा होता है, पीछे से पाकिस्तानी रेंजर्स की यूनिफॉर्म पहने 2 आदमी उसके पास आते हैं। एक पूछता है कि भाईजान आप ही लंदन वाले अब्दुल खान है ना? अब्दुल खान कहता है हाँ मैं ही अब्दुल खान हूँ, क्या काम है मुझसे बताओ। बस इसी जवाब के साथ दोनों रेंजर्स पिस्टल निकालते हैं और लगातार 9 गोलियां अब्दुल खान के सीने में उतार देते हैं। गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग घरों से बाहर आने लगते हैं। तब तक वो दोनों रेंजर्स मोटरसाइकिल में बैठकर वहां से गायब हो जाते हैं। सालों से भारत में आतंक फैलाने वाला अब्दुल खान अपने ही देश में दिन दहाड़े मारा जाता है। ऑफिशियल वर्जन में लाहौर पुलिस कहती है बिजनेस राइवलरी का केस है, लेकिन आईएसआई हेडक्वार्टर में भूचाल मच चुका था क्योंकि सच ये था कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी उनके घर के अंदर घुसकर उसके सबसे बड़े ऑपरेटिव को मार चुकी थी। दोस्तों ये था भारत का आतंकवाद के खिलाफ जवाब, ऑपरेशन हॉर्नेट। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जय हिंद लिख करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।